बजट के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, इस साल भारत का बजट 50,65,000 करोड़ रुपए का है। ये आप देख लीजिए, 50,65 करोड़ का। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब देश का वार्षिक बजट 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंचा है। देश की आबादी इस समय 145 करोड़ है और इस हिसाब से इस साल सरकार हर व्यक्ति पर 34,931 रुपए खर्च करेगी, लगभग 35,000। दूसरी बात, जितना सरकार का खर्च है, सरकार की आमदनी उतनी नहीं है, यानी सरकार घाटे में चल रही है। सरकार की कुल आमदनी है 34,96,000 करोड़ रुपए और खर्च है 50,65,000 करोड़ रुपए। तो यह आप देख लीजिए पूरा हिसाब किताब। सरकार अपनी आय से 15,68,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी और यह सारा पैसा आएगा कहां से? यह सारा पैसा आएगा कर्ज लेकर। तीसरी बात, 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज 181,74,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह भारत सरकार पर टोटल जो कर्जा है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है, 181 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 324 लाख करोड़ रुपए की है और यह कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था के 56% के बराबर है। भारत में औसतन हर व्यक्ति पर 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इस हिसाब से। हालांकि यह स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। तो पूरे आंकड़े आज आपके सामने होने चाहिए। भारत सरकार पर कर्ज तो है, उस लिहाज से अगर हम उस कर्ज को बराबर बांट दें तो आपके ऊपर भी कर्ज है। लेकिन बाकी देशों में क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। अमेरिका में प्रति व्यक्ति पर औसतन 90 लाख रुपए का कर्ज है। चीन में 9 लाख रुपए का कर्ज है। ब्रिटेन में हर व्यक्ति पर 42 लाख रुपए का कर्ज है। खास बात यह है कि भारत पर दूसरे देशों का जो कर्ज है वो बहुत ही मामूली है। लेकिन पहले आप इस स्क्रीन पर यह देख लीजिए, बाकी देशों में प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो लगभग कितना है, अमेरिका के मुकाबले भारत में कितना है, वो पहले आप यहां जरा देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आंतरिक कर्ज 175 लाख करोड़ रुपए का है और विदेशी कर्ज सिर्फ 6,20,000 करोड़ रुपए का है। यह आप देख लीजिए, कुल कर्ज 181 लाख करोड़ का, आंतरिक कर्ज जो है इसमें से वो 175 लाख करोड़ रुपए का हमने अपने देश से ही कर्ज लिया हुआ है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। अगर कोई देश हम पर कर्ज लौटाने के लिए दबाव बनाता है तो हम बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा विदेशी कर्ज बहुत कम है। तो आपने देख लिया कि विदेशी कर्ज हमारा बहुत मामूली है और जो सारा जो कर्ज है हमारा ज्यादातर वो हमने अपने देश से ही लिया हुआ है। अब आपको यह बताते हैं कि आज पूरे देश में 12 लाख की चर्चा क्यों हो रही है। इस सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब से अधिकतम 12 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह छूट पहले 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर लागू होती थी, यानी आज 7 लाख से इस छूट को 12 लाख कर दिया गया है। हमने आपको एक दिन पहले ही यह बताया था कि सरकार बजट में कुछ इस तरह की घोषणा मिडिल क्लास के लिए कर सकती है और आज वैसा ही हुआ है। इसलिए जो आज का दिन है यह असल में मिडिल क्लास का दिन है और मिडिल क्लास के लोगों का दिन है, क्योंकि वो आज बहुत खुश होंगे। पिछली सरकारों में यह छूट बहुत कम लोगों को मिला करती थी। अब देखिए कैसे यह बढ़ती चली गई। वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार में 1 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था, 1 लाख। फिर वर्ष 2012 में इस छूट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में इसे 2 लाख से 2.5 लाख किया। 2019 में 2.5 लाख से 5 लाख किया। 2023 में 7 लाख रुपए किया और अब 2025 में इसे 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है। तो जो छूट 2005 में 1 लाख रुपए की हुआ करती थी, 2012 में 2 लाख रुपए पर छूट मिलती थी,
वो अब 2 लाख से बढ़कर 12 लाख हो चुकी है, अगर आप 2012 से 2025 की तुलना करें तो। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौजूदा सरकार ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा राहत दी है, और इस बार तो सरकार ने सबको हैरान ही कर दिया है। अब हमारे देश में जिन लोगों की हर महीने की आय 1 लाख रुपए तक होगी, उन्हें सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना। आप भी अपना देख लीजिए, अगर आपकी आय 1 लाख रुपए महीना है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। 145 करोड़ के भारत में सिर्फ 2 करोड़ 81 लाख लोग ही ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। यह पूरे देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.9% है। तो यह भी आप जान लीजिए, हमारे पूरे देश में सिर्फ 1.9% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। इनमें भी ऐसे टैक्स पेयर्स की संख्या लगभग 1 करोड़ तक हो सकती है जिनकी सालाना आमदनी 7 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है। यानी आज जो छूट दी गई है 12 लाख की सीमा पर, उससे कितने लोगों पर असर पड़ेगा? लगभग 1 करोड़ लोगों पर। इसका मतलब यह है कि देश में जो 2 करोड़ 81 लाख लोग अब तक सरकार को इनकम टैक्स दिया करते थे, उनमें से 1 करोड़ लोग आज से टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, और अब से देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 2 करोड़ 81 लाख से घटकर 1 करोड़ 81 लाख रह जाएगी, जो कुल आबादी का सिर्फ 1.2% होगा। इसमें अगर कुछ वृद्धि हो सकती है तो उनकी जो नए लोग 12 लाख से ऊपर में आएंगे, उस सेगमेंट में हो सकता है वो नए टैक्स पेयर जरूर होंगे। अब आज के इस फैसले से इनकम टैक्स कलेक्शन भी सीधे सीधे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा, और ये आंकड़े खुद ही सरकार ने दिए हैं। सरकार के मुताबिक इनकम टैक्स से पिछले साल उसे 10.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, सिर्फ इनकम टैक्स लेकर। जो 1.9% लोग इनकम टैक्स देते हैं, उनका इनकम टैक्स होता है लगभग 10 लाख करोड़। लेकिन आज के फैसले के बाद इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा, यानी अब यह लगभग 9 लाख करोड़ रह जाएगा। अभी इस फैसले का विश्लेषण 2 प्रकार से हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार, जो मोदी सरकार है, ये कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती, जरूर इसके पीछे दिल्ली का चुनाव होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है। अब 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, और एक अनुमान है कि इन 15 लाख में से 6 लाख लोगों को अब से सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा आज के फैसले के बाद। अब अगर हम ये मान भी लें कि इन 6 लाख टैक्स पेयर्स के परिवारों में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे, तो इससे दिल्ली में 24 लाख लोगों पर सीधे सीधे इस छूट का असर होगा। 24 लाख लोगों पर कम से कम उन्हें इसका लाभ होगा, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस फैसले का दिल्ली के चुनावों पर असर हो सकता है, जरूर हो सकता है। हालांकि एक बड़ा सवाल आपके मन में यह जरूर आएगा कि अगर मोदी सरकार को चुनाव ही जीतना होता तो यह ऐलान वो वर्ष 2024 के उस बजट में भी कर सकती थी जो लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुआ था, और इसके जरिए लोकसभा चुनाव में फायदा ले सकती थी। सरकार के इस ऐलान का असली मकसद है मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। जब हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने वाले किसी व्यक्ति से सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी, तो उस व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, और जब उसके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा उसकी जेब में, तो वो खर्च भी ज्यादा करेगा। इससे मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और देश की अर्थव्यवस्था में आपको एक नई तेजी दिखाई देगी। अब यहां आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। भारत में आज भी औसतन एक व्यक्ति हर साल 2,12,000 रुपए कमाता है, यानी औसतन प्रति व्यक्ति आय जो भारत में है वो है सिर्फ 2,12,000 रुपए, पूरे साल की बता रहा हूं आपको। जबकि सरकार अब हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दे रही है, और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इनकम टैक्स में छूट के दायरे को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि यह फैसला सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए ही लागू हुआ है। सरकार ने बजट में यह स्पष्ट किया है कि चाहे आप नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं,
अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख या उससे कम है तो आपको इनकम टैक्स देने की अब से कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए एक एडवांटेज यानी एक फायदा यह है कि उन्हें इस छूट के साथ 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता रहेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी नौकरी पेशा व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 12,75,000 रुपए है तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से उसकी तनख्वाह 12 लाख रह जाएगी और उसे इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम पर लागू होंगे। भारत में अभी सरकार को इनकम टैक्स देने के लिए दो प्रणालियां जारी हैं, जिनमें एक को हम ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं और दूसरे को न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम में आज कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उसने इनकम टैक्स में छूट देने के साथ टैक्स की दरों को भी अब बदल दिया है। न्यू टैक्स रिजीम की पुरानी स्लैब में 3 लाख रुपए की सालाना आय पर 0%, 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर 30% टैक्स लगता है। लेकिन अब नए स्लैब में 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए पर 25% और जो लोग 24 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाते हैं उनकी आय पर 30% इनकम टैक्स लगेगा, 30%। इस नए स्लैब में 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा और 16 लाख रुपए की आय पर हर साल 50,000 रुपए का फायदा होगा। 20 लाख रुपए की आय पर अब 90,000 रुपए का फायदा होगा। 24 लाख रुपए या उससे ज्यादा की आमदनी पर 1,10,000 रुपए का फायदा आपको होगा। और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने ऐसे टैक्स पेयर्स को भी राहत दी है जो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इस नए स्लैब का फायदा इसी वित्त वर्ष से मिलना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम की यह नई स्लैब अगले वित्त वर्ष से लागू होगी और मार्च के महीने में जब मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होगा तब ऐसे लोगों को भी इनकम टैक्स देना होगा जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए है। 1 अप्रैल 2025 से, डेट याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 2025 से जब ये सारे नए स्लैब लागू होंगे तब लोग इस नई टैक्स रिजीम का फायदा ले सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 3 और बड़े ऐलान किए हैं आपके लिए। पहला, रेंट यानी किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की सीमा को 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर अब सीधे 6 लाख कर दिया गया है, जिससे किराए से होने वाली 6 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा, अब वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को ब्याज से होने वाली आय पर दुगनी छूट मिलेगी और इसे सरकार ने 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। तीसरा, अब सरकार ने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर अब 4 साल कर दिया है। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की, तब उनका भाषण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने निर्मला सीतारमण की कुर्सी के पास जाकर उन्हें बधाई दी और उन्हें कहा कि उन्होंने एक शानदार बजट पेश किया है। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees,
which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. जो मुट्ठी भर लोग ये कहते हैं कि सरकार को महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय इससे सड़क, स्कूल और अस्पताल वगैरह बनाने चाहिए थे, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि महाकुंभ से इस बार 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। यह एस्टिमेट है, 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जो पूरी दिल्ली के 4 साल के बजट के बराबर है। आज के बजट में सरकार ने पर्यटन को बहुत प्राथमिकता दी है। तो आप यह भी समझ लीजिए कि बजट से यह पता चलता है कि आने वाले वर्ष में और भविष्य में सरकार की योजनाएं क्या हैं। इस देश में सरकार विकास किस तरफ जाएगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के बजट में 199% की ऐतिहासिक वृद्धि की है, यानी लगभग 200% की वृद्धि की है। और अब पर्यटन के बजट को 850 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 2,541 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार की कोशिश यह है कि वो भारत को टूरिज्म का हब बनाना चाहती है और भारत के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहती है, और महाकुंभ से इसमें बहुत मदद मिलेगी। इस समय पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है और आज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 करोड़ को पार कर चुका है और 3 फरवरी तक ये 35 करोड़ को पार कर जाएगा और यह आंकड़ा अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। मतलब अमेरिका की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोग तो हमारे देश में महाकुंभ में स्नान करके चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश के नेता सनातन धर्म की आलोचना करने में व्यस्त हैं, तब यही सनातन धर्म दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित कर रहा है और इसके कारण वर्ष 2023 में 97 लाख विदेशी भारत आए थे। अब आप यह देखिए कि विपक्ष इसे भारत की जगह बिहार का बजट क्यों बता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब संसद पहुंची तब उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी और यह साड़ी उन्हें दुलारी देवी ने उपहार में दी थी। ये वो दुलारी देवी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और वित्त मंत्री ने आज अपने भाषण में 8 बार बिहार का नाम लिया और बिहार को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, आईआईटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, पटना एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा और 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। अभी तक हमारे देश में फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े 2 ही इंस्टीट्यूट्स थे, जिसमें से एक हरियाणा में है और दूसरा तमिलनाडु में। मिथिलांचल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें बिहार के 38 में से 20 जिले शामिल हैं। और सरकार ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया है। मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग काफी समय से हो रही है और इस वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विपक्ष ने बजट को चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार ने देश के बजट को बिहार का बजट बना दिया है और इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारे देश की राजनीति ऐसी ही है कि यहां अच्छे फैसलों की भी कभी दिल खोलकर तारीफ नहीं की जाती। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है
कि ये सरकार सोच से दिवालिया हो चुकी है, जो बुलेट के घाव का इलाज बैंडेड से कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बजट नहीं, कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा चाहिए। मायावती ने बजट को देश हित का कम और राजनीतिक स्वार्थ का ज्यादा बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह गांव और गरीब विरोधी बजट है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मिडिल क्लास और किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया। अब सबके रिएक्शंस क्या हैं इस बजट को लेकर, यह भी आप देख लीजिए। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया। जो लोग ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बजट किसके लिए आ रहा है? आपकी सड़कें ऐसी नहीं हैं, आपके शहर ऐसे नहीं जिसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि हम लोगों को इतना संभाल पाएंगे। आप सोचिए, क्यूटो बना रहे हैं आप वाराणसी को, क्या आपकी कैपेसिटी है कि लाखों लोग आ जाए? क्या दर्शन कर लेंगे आप? आपने शहरों को चौक कर दिया है बिल्कुल। शहरों में क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? आप तो स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट वो शहर बसा रहे थे आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, एम्बुलेंस क्या है, तो क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, ये वोकल को लोग, जो मैंने कहा ना, वोकल को राहत मिला है। क्यों मिला है? 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली को ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वोकल को राहत दिया। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। This budget is a clever budget aimed at the middle class voter in Delhi and the voters of Bihar. I'm happy for the finance minister for mentioning Bihar. I have no complaint at all. But what about other states? What about other people? तो बहुत सारे लोग मखाना बोर्ड को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो मखाना खाते हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आजकल मखाना को एक स्नैक्स के रूप में खाना शुरू कर दिया होगा। तो आपको बताते हैं कि बिहार जो है वो अकेले ही मखाना का जो 85% प्रोडक्शन है वो बिहार में होता है। और अगर ये मखाना बोर्ड बन जाएगा, इससे मखाना उगाने वाले जो किसान हैं उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। इसकी वजह से जो क्वालिटी कंट्रोल है और जो ब्रांडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे हमने बासमती राइस की ब्रांडिंग की है या दार्जिलिंग टी की हमने ब्रांडिंग की है, ऐसे ही मखाना को भी सरकार उसी स्तर पर लेकर जाना चाहती है। इससे मखाना को एक्सपोर्ट करने में और ज्यादा आसानी होगी और मखाना के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे लेकर भी और ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। यानी बिहार में जो किसान मखाना को उगाते हैं, जो लोग मखाना के इस उद्योग में शामिल हैं, चाहे वो उगाने वाले हों, बेचने वाले हों, उन सब लोगों को आने वाले समय में फायदा ही फायदा होने वाला है इस बोर्ड से। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार के बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी हुई है। एक जमाना था जब बजट में यही सब हुआ करता था, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। अब स्थिति अलग हो गई है क्योंकि हमारे यहां टैक्स स्ट्रक्चर अलग बन गया है जीएसटी आने के बाद से। लेकिन तो भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी होंगी, कुछ ऐसी हैं जो सस्ती होंगी। इस बजट में
कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं। लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो गई हैं और इसका इस्तेमाल इन बैटरियों का मोबाइल फोन में होता है, लैपटॉप में होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। और अब इन चीजों के दाम भी कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इससे सस्ती हो जाएंगी। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं, तो बस थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए और जैसे ही ये सारे नियम नए लागू होंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत कम होगी। कस्टम ड्यूटी हटाने की वजह से एलसीडी और एलईडी टीवी की कीमतें भी अब कम हो जाएंगी। कैमरा मॉड्यूल, माइक्रोफोन, रिसीवर, यूएसबी केबल्स, फिंगरप्रिंट रीडर और मोबाइल फोन के जो सेंसर हैं वो सस्ते होंगे। अब अगर आप विदेशी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो विदेशी मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी और इनकी कस्टम ड्यूटी में 5 से 20% तक की कटौती कर दी गई है। यानी सरकार चाहती है कि विदेशों से जो मोटरसाइकिल हैं वो भारत में आकर बेची जाएं, विदेशी मोटरसाइकिल्स यहां पर बिकें और अब उनके दाम भी कम हो जाएंगे। चमड़े का सामान, लेदर का सामान सस्ता होगा और डिस्प्ले पैनल अब महंगे हो गए हैं। कपड़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिससे कुछ कपड़े भी महंगे हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस बार के बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए क्या है। सरकार ने सबसे ज्यादा ऐलान युवाओं को लेकर किए हैं क्योंकि विकसित भारत के युग में ये युवा ही हमें लेकर जाएंगे और जब तक हमारे देश के युवा तैयार नहीं होंगे इस आने वाले युग के लिए, तब तक भारत कभी विकसित भारत नहीं बनेगा, भारत कभी सुपर पावर बन नहीं सकता। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया है और इससे नए स्टार्टअप्स खुलेंगे जिसमें नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। स्टार्टअप्स के लिए अब तक 91,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा चुका है और अब इस फंड का दायरा और बढ़ रहा है। यानी सरकार यह चाहती है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके पास कोई नया आइडिया है, उन्हें उन स्टार्टअप्स को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए अगर आपके दिमाग में भी कोई नया आइडिया है, आप भी कोई नई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है। भारत को खिलौनों का, टॉयज का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा और इससे भारत की टॉय इंडस्ट्री को फायदा होगा और नौकरियों के नए मौके इससे निकलेंगे। सरकार का फोकस देश के चमड़ा उद्योग पर भी है और इस क्षेत्र में 22 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी की गई है। हमारे देश के 5 आईआईटी संस्थानों में छात्रों की संख्या 6500 तक बढ़ाई जाएगी और इसके लिए इन आईआईटीओं का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में देश की कुल 23 आईआईटीज में छात्रों की संख्या दुगनी तक पहले ही हो चुकी है। देश के मेडिकल कॉलेजों में भी इस साल 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। जो युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि कैसे मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाने वाली है। गांव के सेकेंडरी स्कूलों में भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट अब गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और महिलाओं के लिए भी आज के बजट में कुछ नई चीजें हैं। पहली बार बिजनेस करने वाली 5 लाख महिलाओं को सरकार 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देगी। इस पहल से महिलाओं में बिजनेस के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसलिए देश की महिलाएं अगर बिजनेस करना चाहती हैं तो यह सही समय है। महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार पोषण 2.0 स्कीम लाएगी। इसके तहत 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख लड़कियों को बेहतर पोषण के लिए मदद दी जाएगी। किसानों के लिए भी कुछ नई योजनाएं हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में फसल की पैदावार और उनके स्टोरेज की सुविधा बढ़ेगी और इसका फायदा देश के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को होगा। असम में 12,70,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली नई यूरिया फैक्ट्री बनेगी और इसके अलावा बंद पड़ी यूरिया फैक्ट्रियों को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। अब देश में जो यूरिया की कमी है उसे दूर कर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी गई है और इसका फायदा 7 करोड़ किसानों को होगा। दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है और सरकार इसके लिए 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी जिसमें नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की दाल जो है उसे खरीदेंगी।
इस बार रेलवे को बजट से 2,55,000 करोड़ रुपए मिले हैं और इसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की नई योजना बनी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए भी 1100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। नई लाइन बिछाने के लिए 32,000 करोड़ और सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने के लिए अलग से 32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे सेफ्टी फंड को 45,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट मिला है। और आज बजट के दिन विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। सुबह 11:01 पर जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया, अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर हंगामा किया और उन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे पर बहस करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन करीब 3 मिनट तक शोर मचाने के बाद उन्होंने विपक्ष के कुछ सदस्यों के साथ वॉकआउट कर दिया। देखिए। Investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, investing in economy and innovation, securing energy supplies, manufacturing and furthering make in India. तो आज हमारी पूरी कोशिश थी कि आज के बजट को बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझा सकें। आपकी जानकारी भी होनी चाहिए बजट के बारे में, आपको सारे तथ्य पता होने चाहिए और आपको यह भी पता लगना चाहिए कि इस नए बजट से आपके जीवन पर, आपकी जेब पर और आपके परिवार पर क्या असर पड़ने वाला है।